हेलो बच्चों। आज हम लोग संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान शुरू से अगर आप इसको देखेंगे तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। यह अचानक से बनने वाली चीज नहीं है। जैसे आपको पता होगा कि सन 1600 में किसका शासन था, तो अकबर का शासन था। सन 1600 में आपके यहाँ अकबर का शासन था, मतलब भारत में। और सन 1600 में अंग्रेजों ने एलिजाबेथ वहां से भारत से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अकबर से निरंतर प्रयास कर रहे थे। सफल भी हुए। धीरे धीरे लोग यहाँ पर आए, व्यापार करने में लिप्त हो गए। सोचिए थोड़ा अकबर के बारे में, जो कि भारत का मुगल वंश का सबसे बेहतरीन राजा है। उसके टाइम पीरियड में आपके यहाँ अंग्रेज शासन जो करने आए, वो इसलिए नहीं आए थे कि हमको यहाँ भारत में जाकर शासन करना है। वो अपने व्यापारिक तौर पर यहाँ पर भारत से जुड़ने के लिए आए थे। आपके यहाँ मसाले और जो भी ये रेशमी कपड़े या सारे वस्तु होते थे, छोटे जो कच्चे पदार्थ होते हैं, उसका बहुत तेजी से प्रचलन हो गया था। तो अंग्रेज आए यहाँ पे भारत में, और अंग्रेजों ने केवल एक व्यापारिक तौर पर भारत से संपर्क को कंप्लीट किया, साधा उसको। धीरे धीरे अंग्रेजों ने यहाँ पर कहानी के रूप में अपनी छोटी छोटी पूरी जितने भी लोग हैं भारत के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करना शुरू कर लिए। इसको उदाहरण से समझा जाए, जैसे अगर किसी परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, तो उसके जो फादर होते हैं या जिसके हाथ में भी गार्जियनशिप होती है, या उस फैमिली का जिसके हाथ में पूरा अधिकार होता है, वो क्या करता है, अपने फैमिली के लिए एक रेगुलेशन बनाता है, नियम बनाता है। क्या नियम बनाता है? जैसे कुछ कुछ उसके हर फैमिली का अपना अपना नियम होता है। कुछ का होगा कि तुम इतने ये काम करना तुम्हें करना है, या बाहर ये एक लिमिटेशन है, इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। बच्चे हो तो तुम्हें ये एक उत्तरदायित्व तो मिलता है। ये जितनी भी उसको जिम्मेदारी मिली है, वो एक दायरे के रूप में, मतलब उसको आज़ादी भी दी गई है, और उस पर कंट्रोल करने के लिए एक न्यायपालिका जैसी व्यवस्था भी है। एक परिवार में चलाने के लिए, एक फैमिली को भी बढ़ाने के लिए आप देख रहे हैं क्या कि एक नियम कानून की आवश्यकता होती है। यही हाल अगर आप पूरी राज्य की बात कर दें, जिले की बात कर दें, या किसी राजा की ही बात कर दें। राजा भी क्या करता है, लोगों से अपने जितने उनके अपने सैनिक व्यवस्था है, या जितने एरिया में उसका राजतंत्र चल रहा है, उस एरिया की बागडोर उसके हाथ में होती है। और वो करता क्या है कि उस एरिया की बागडोर को संभालने के साथ साथ उन्हें सुरक्षा देता है, और उनके विकास के लिए भी निरंतर कार्य करता है। एक अच्छे राजा की बात बताई जा रही है। कुछ ऐसे भी राजा हैं जिसने अपनी प्रजा का शोषण भी किया है। तो कोई राजा हो या एक फैमिली हो, अपनी चीजों को कम बेहतर बनाने के लिए, अपनी राज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, या अगर प्रजातंत्र है, अगर राजा की बात कही जा रही है, तो उसको बेहतर बनाने के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। अब दूसरी चीज है कि सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, समझिए उसी समय से है। वैसे तो है 1773 से, लेकिन व्यापारिक तौर पे उसी समय से अंग्रेज हम लोगों से जुड़ गए। अंग्रेज जब यहाँ पर आए, तो धीरे धीरे आपके और हमारे बीच का मतलब है अंग्रेज और यहाँ के लोगों के बीच एक धीरे धीरे संपर्क होना शुरू हुआ। संपर्क, हर एक चीज में वो हस्तक्षेप भी करने लगे, और हर एक चीज में हस्तक्षेप ही नहीं किए, हर चीज में हस्तक्षेप के अलावा कुछ चीजों में सहयोग की भावना से अपनी राय भी रखे हैं। ऐसा नहीं कि केवल हस्तक्षेप ही किए हैं, हाँ मैक्सिमाइज हस्तक्षेप ही किए हैं। तो वो लोग जब धीरे धीरे आपके बीच में रहे, तो उन्होंने आपको समझ लिया। इतना जल्दी से नहीं समझ लिया, बहुत एक लंबा प्रक्रिया चला है। ये वैसे ही है जैसे मनुष्य जो है धीरे धीरे अपना विकास किया है ना। आज हम लोग चांद पे चले गए हैं। अगर भारत की बात किया जाए तो आज हम लोग चांद पे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के चलिए तो आज हम लोग चांद पे गए हैं। तो ये जो पूरा लंबा प्रोसेस चला है, एक दिन में तो हुआ नहीं है, धीरे धीरे सतत विकास के रूप में हम लोग आगे बढ़े हैं। संविधान भी अपना विकास उसी समय से धीरे धीरे कर रहा था। संविधान को किसी व्यक्ति का रूप ले लीजिए, जो कि ये गलत है, लेकिन समझाने के लिए इस चीज को रखा जा रहा है। दूसरी चीज है कि जब अंग्रेज आपके बीच में संपर्क में आ गए,
तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, वहां के व्यापारी आए, अंग्रेज का मतलब है वहां के व्यापारी आए जो आपके अपने लोगों से व्यापार करने की बात कर रहे थे। अब धीरे धीरे वो क्या किए, किसानों से कच्चा माल लिए और अपने देश ले जा करके वहां पे उस चीज को महंगे रेट पर बेचना शुरू कर दिए। और यह प्रक्रिया निरंतर चलता रहा। कुछ समय बीता, कुछ समय से और मतलब 100 साल 150 साल बीत गए। उसके बाद आपके यहाँ बंगाल में एक युद्ध हुआ सिराजी दौला के साथ और मीर कासिम के साथ। प्लासी का युद्ध हुआ है सिराजी दौला के साथ अंग्रेजों का, और बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में मीर कासिम से। दोनों ने अंग्रेजों ने जीत लिया। जब दोनों अंग्रेजों ने जीत लिया इस युद्ध को, तो जीतने के उपरांत उन्होंने क्या किया, अब वो यहाँ पे प्रशासनिक तौर पे एक हस्तक्षेप करने वाले एक, उनके हाथ में शासन की पूरी पकड़ मजबूत हो गई। पकड़ मजबूत होने का मतलब है कि जैसे अगर किसी गांव में, कोई भी गांव हो, इसको उदाहरण से समझिए, कोई अगर एक गांव हो और उस गांव में अगर मुझे हस्तक्षेप करना है, उस गांव के नियम कानून में मुझे दखल देना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम यह करेंगे कि उस गांव में जिसके हाथ में पूरा बागडोर हो, यानी जिसके पास प्रशासनिक, उस राज्य के संदर्भ में नहीं, उस गांव के संदर्भ में, उस गांव में जिसके हाथ में पूरा प्रशासन हो, उसको अपने कब्जे में लाना चाहेंगे, चाहे दोस्ती के साथ, समझौते के साथ, या युद्ध लड़ने के साथ, या उन्हीं के पक्ष में बात, अगर किसी भी तरह से उनको अपने पक्ष में ले आना है। तो अगर वो हमारे पक्ष में आ गए, तो उस गांव की पूरी मूलभूत ढांचा जो भी है, कितने पैसे उत्पादन कितने होते हैं, कितने यहाँ से टैक्स वसूले जा सकते हैं, किसकी कौन सी खामियां हैं, और किस सेक्टर पे हम इससे गांव से हम उस पूरा फायदा उठा सकते हैं, वो अंग्रेज इस बात को उससे समझ पाएंगे। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपके यहाँ चलने लगी इस युद्ध के बाद, 1773 के बाद, 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट जिसको बोला जाता है, पहला आपके यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला एक्ट है। उसके बाद बहुत से एक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। 1773 के बाद आपका प्लासी कह रहे हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट हो गया 1784 में। उसके बाद भी एक्ट आते गए, धीरे धीरे 1813 का आया, 33 का आया, 53 का आया, ये सब चलते रहे लगातार एक्ट। और इन एक्टों के जरिए ही ये आप पर एक तरह से कंट्रोल बना रहे थे, पूरी तरह से आपको नियंत्रित कर रहे थे। इस नियंत्रण का मतलब है कि आप पर एक तरह से हावी हो जाना। हावी तो हो ही गए थे। हम लोगों की कमी क्या थी, एक चीज और यहां बताना चाहेंगे। ये सब रूपरेखा समझाने के पीछे तर्क यह है कि अगर हम लोग सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्ट पर बात करने लगे और क्राउन के, ताज के एक्ट की बात करने लगे, जो 1858 से स्टार्ट हुआ है, 47 तक चला, बीच में 1913 33 से सारे एक्ट हुए, लेकिन आप इस चीज को समझ नहीं पाएंगे एक तरह से पुरानी की जो कहानी है, कि इसके पीछे पूरा पूरा प्रक्रिया क्या हुआ था। संविधान का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे रोक कर थोड़ा इस संविधान की भी विशेषता बतानी जरूरी है। वो तो बनेगा कि संविधान कैसे बना, उसके पीछे का बात, लेकिन संविधान का मतलब यह होता है कि आज जो भारत के 28 राज्य हैं या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी पूरी जो आपकी एरिया है, जो भी आपके भारत की एरिया है, उसमें हर एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से आजादी मिले। हम लोग प्रजातांत्रिक देश हैं, हम लोग के यहाँ प्रजातांत्रिक लोकतंत्र, मतलब प्रजा का यहाँ तंत्र है, लोकतंत्र है, और यहाँ जनता के ही हाथ में पूरी बागडोर है। अब जनता के हाथ में पूरी बागडोर है, तो ये कहानी तो बना होगा ना, काफी लंबे समय से पीछे से चला आ रहा होगा, तब तो जाकर ऐसा हुआ होगा। और दूसरी चीज है कि संविधान ये हर राज्यों के लिए है, राज्यों को भी यह छूट दिया गया है कि आप अपने राज्य में पूरी तरह से विकास के काम कर सकते हैं। विकास का काम करिए, राजनीतिक काम, आप ऐसा काम मत करिए जो केंद्र को सीधे चैलेंज कर दे। मतलब राज्य को भी यह ध्यान में रखते हुए शक्ति दी गई है कि आप अपनी प्रजा के हित में कोई भी काम कर सकते हैं। भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। तो राज्य के हित में वह बात वहां पे रखी गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सारी बात उसमें कही गई है, बशर्ते एक लिमिट के अंदर।
इसीलिए आपके संविधान में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जैसी पूरी व्यवस्था है। लेकिन फिर वापस से आते हैं उस चीज में, हम लोग आज आप लोग देखते होंगे संविधान तो ये हो रहा है, नियम बनाने बहुत जरूरी है, लेकिन एक गरीब आदमी को उठा लीजिए या किसी अपराधी को उठा लीजिए, आज के दौर की बात कही जाए अगर, तो बहुत से लोग आप देखेंगे कि आप बिल्कुल वो पढ़ा लिखा ना हो या वो संविधान के बारे में बिल्कुल जानता ना हो, और उसे हम लोग किसी अपराध में अगर पकड़ लेते हैं, कोई वो अपराध करता है, वो पकड़ लिया जाता है, उसके बाद उसे सजा होती है। लेकिन उस व्यक्ति को यह नहीं मालूम होता है कि अगर हम यह कार्य करते हैं, यह हमारे लिए हमें कौन सी शक्ति मिली हुई है। मैं इस संविधान का फायदा उठा रहा हूं, यह हर व्यक्ति को महसूस भी तो होना चाहिए ना। संविधान का फायदा हर व्यक्ति उठा रहा है, और संविधान का फायदा उठाने का मतलब है कि हर व्यक्ति में पूरी तरह से पूर्ण आजादी। लेकिन क्या हर व्यक्ति को यह आजादी रियल में महसूस हो पाता है या नहीं हो पाता है? यह सबसे मुख्य कारण है। कारण का मतलब है कि यह संविधान के जो भी नियम बने हैं, हर व्यक्ति की यह पहली जिम्मेदारी बनती है कि हमें जो छूट दिया गया है, जो हमारे अधिकार हैं, उसे हमें पूर्ण रूप से पता होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं बार बार हम कि हर व्यक्ति को अपने संविधान की, अपने राज्य की पूरी जानकारी होनी चाहिए। वापस चलते हैं संविधान के पुरानी कहानी में। संविधान जो है, भारत के अंग्रेज यहाँ आ गए, आपके बीच वो घुल मिल गए, राजाओं के साथ संपर्क करने लगे, और आपके राजाओं की कमियां यह थी कि आपस में ही लड़ रहे थे। मैसूर के लिए हैदर अली लड़कर परेशान है, उधर आप टीपू सुल्तान को देख लीजिए, महाराष्ट्र को लेकर के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इधर सिराजी दौला बंगाल को देख करके लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी राजा राष्ट्र के हित में, राष्ट्र का मतलब ही नहीं था उस समय, राष्ट्र का मतलब नहीं है अपने एरिया के राजतंत्र के लिए, अपने एरिया में उनकी छत्रप बनी रहे, उसकी लड़ाई वो ज्यादा लड़ रहे थे। तो जब ऐसी चीजें होती हैं और हमारा राष्ट्र का उस समय कोई उद्देश्य ही नहीं रहा था, हर राजा अपनी लड़ाई लड़ रहा था, और अंग्रेज उस समय पूरी तरह से क्या थे, केंद्रीकृत थे, यानी उनका उद्देश्य पक्का था और हम लोग विखंडित थे। आप अभी से कुछ दिन पहले चले जाइए तो आपको क्या दिखाई देगा कि भारत में शिक्षा, अभी भी गांव में आप चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए आप, तो देखेंगे निरक्षरता आज भी है। ऐसा नहीं कि शहर में नहीं है, शहर में तो पढ़े लिखे भी निरक्षर बहुत से हैं, जिनको अपने निजी शक्तियों के बारे में नहीं मालूम है कि एक व्यक्ति अगर सारी चीजों को जानकारी लेता है तो वो संविधान से उसका असल में फायदा उठा सकता है। असल में फायदा उठा सकता है का मतलब है उसका शोषण हो पाना बहुत मुश्किल होगा। आज भी ऐसा क्या संविधान बना है तो क्या किसी व्यक्ति का शोषण नहीं होता है? होता है। क्यों होता है? क्योंकि संविधान के नीचे उसके मिसयूज, उसका फायदा उठाया जाता है। खैर, ये अलग मैटर है, लेकिन हम लोग आज संविधान पर ही बात किया जाए तो अच्छा रहेगा। 1773 बना रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में वारेन हेस्टिंग्स के समय। उसके बाद आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट, ये धीरे धीरे एक्ट किसके एक्ट हैं? ये हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट, उनके द्वारा बनाए गए ये अधिनियम थे सारे। तो अंग्रेजों को यह लग रहा था कि ब्रिटिश के जो कंपनी वाले हैं वो भारत में बहुत ज्यादा इसका फायदा उठा रहे हैं। आपके भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ऐसे समझिए वहां के व्यापारी आपके देश में आए थे। कहाँ के? अंग्रेज के यहाँ संसद, ये अंग्रेज कह रहे हैं, ये ब्रिटेन के यहाँ के लोग आपके यहाँ क्या करने आए? निवेश के रूप में व्यापारी करने के आए, व्यापार करने आए, निवेश करने नहीं, व्यापार करने आए। तो व्यापार करने जब यहाँ भारत में आए तो उन्होंने धीरे 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 एक एक एक्ट का फायदा उठाते हुए यहाँ पे पूरा काम कर रहे थे। अब वहां के क्राउन को, यानी ब्रिटेन की संसद को, यह बात जब स्पष्ट हो गया कि ये लोग तो कुछ फायदा उठा रहे हैं, तो आर्थिक कारणों से बदल करके राजनीतिक कारण उसमें जोड़ने की जरूरत उनको दिखाई दी, तो क्राउन ने वहां हस्तक्षेप कर दिया और क्या बोला कि अब हम जो भी यहाँ पे निवेशक आएंगे उनमें उनका फायदा, मतलब वहां की संसद का कंट्रोल वहां से स्टार्ट हो गया।
संसद की वहां की पूरी तरह से कंट्रोल उस संविधान नहीं, उनके निवेशकों के ऊपर हावी हो गया। दूसरी चीज ये है कि जब 1773 से लेकर 47 तक के एक्ट में जो नियम बने, एक एक करके बने, और जो पहले हित में बने और जो बाद में, यानी एक अंग्रेजों के हित में, और बाद में 1858 के बाद 1857 में आपके आंदोलन हुआ, 1857 का आंदोलन हुआ, और जब 57 में आंदोलन हुआ तो उसके बाद 1858 से आपके हित में धीरे धीरे एक्ट आने शुरू हो गए। क्यों ऐसा हुआ? शुरू में आपके शोषण के लिए, बाद में आपके थोड़ा सा हित के लिए, ऐसा बीच में उन्हें क्या महसूस हुआ कि ये लोग धीरे धीरे इनके पक्ष में काम करना चाहिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों को यह स्पष्ट हो गया था 1857 के आंदोलन में, आंदोलन तो असफल रहा, लेकिन असफल होने के बाद भी वो सफल था। 1857 का जब आंदोलन हुआ तो 1857 के आंदोलन के बाद अंग्रेजों को यह रियलाइज हो गया कि अब हम इनके प्रति ज्यादा शोषण नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे आपके साम्राज्य में, धीरे धीरे आपके राष्ट्र के हित में उन्होंने एक्ट लाना शुरू किया। कौन कौन सा नियम लाया, कौन कौन सा बदलाव आया, वो लिखा जाएगा अभी। दूसरी चीज है कि जब हमारे हित में काम होने लगा तो वो निरंतर हुआ। एक एक्ट आया 1857 के बाद, 58 आया, 61 आया, 61 के बाद आपका 1893 92 का आया, 92 के बाद 1913 में आया, 11 में, फिर 19 में आया, फिर 47, 1935 जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1935 के एक्ट आए। ये सब क्या, 1935 का एक्ट तो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो संविधान का बहुत बड़ा रूप है। अब सोच लीजिए 395 आर्टिकल हैं जिसमें अकेले उसमें 321 है, और आपके 12 अनुसूचियां हैं जिसमें अकेले उसमें 10 अनुसूचियां हैं। तो संविधान का मतलब होता है जो हमारा एरिया है। जैसे इसको उदाहरण से ग्राफ के जरिए समझा जाए, यह है पूरा भारत, ये है संविधान जो कि बाहर से वेट कर रहा है कि ये भारत आजाद हो तब हम इसके अंदर एंट्री कर जाएं। लेकिन एंट्री करने से पहले ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, और ये है आपका लास्ट 1947 का माउंटबेटन योजना जो बाद में हुआ। एक चीज यहां पहले लिख लिया जाए, ईस्ट इंडिया के हित, ईस्ट इंडिया आपका 1773, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट इसको बोलते हैं। फिर आपका 1781 84 हो गया, 1793 में, और भी बहुत से हुए हैं। उसके बाद 1813 में हुआ है, 1833 में हुआ है, 1853 में हुआ है, और भी बहुत से हुए हैं। तो ये सारे एक्ट हैं ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि वहां के जो व्यापारी हैं उनके हित में, और भी हैं। और दूसरा है क्राउन को लेकर के, जो वहां की क्राउन थी, ताज, वहां के संसद सीधे लिख दीजिए। इसमें आप आएंगे 1858 के बाद से हुआ है, 1858 में हुआ, फिर 1861 में भी एक्ट आया, फिर 1861 के बाद आपका सीधे चले जाइए 1892 में, फिर 1919 में, फिर 1933 में, और फिर 1935 और 1947। ठीक। अब एक चीज है कि संविधान क्या कर रहा है, इधर से वेट कर रहा है। और भी एक्ट है, इसी को मत समझ लीजिएगा बस इतना ही है, और भी एक्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने को पहले समझा जाए। ये संविधान क्या कर रहा है, ऊपर से वेट कर रहा है कि हम भारत में कब लागू हों। लेकिन भारत की स्थिति क्या थी, छोटे छोटे प्रांतों में लड़ाई लड़ रही है, आपस में ही लोग क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी लड़ाई अपने अपने राज्यों के लिए लड़ रहे हैं।
और अंग्रेज क्या कर रहे हैं, एक चीज और है, केवल अंग्रेज ही नहीं आए थे आपके यहाँ। सन 1600 से 1498 में आपको पता है कौन आया है, पुर्तगाली आए थे। उसके बाद डेनिश आए, डच आए, फ्रांसीसी भी आए। ये लोग क्रम से धीरे धीरे व्यापारी बन के आए और सबका उद्देश्य यही था कि किसी तरह से भारत पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। 47 में देश आजाद हो गया। लेकिन जब ये संविधान ऊपर से वेट कर रहा है कि हम आए, तो देख क्या रहा है संविधान, एक व्यक्ति मान लिया जाए संविधान को कि अरे हम कब आए भारत में, तो क्या हो रहा है कि सभी ये राज्य जितने भी हैं आपस में, प्रांत कहिए उनको, सभी प्रांत क्या कर रहे हैं, आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अंग्रेजों ने क्या किया कि सबसे पहले बंगाल पर अपनी जीत की 1764 और 1757, जिसकी पहले भी बात हम कर चुके हैं। प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ मीर कासिम से, और ये 1757 जो हुआ है प्लासी, ये हुआ है आपका सिराजुद्दौला से। जब ये बंगाल पर इनका कब्जा हो गया, तो आपको पता है बंगाल के कब्जे के बाद ये चीज क्या हुआ, महाराष्ट्र पर भी इनका कमांड हो गया और चेन्नई पर भी, महाराष्ट्र इधर और चेन्नई पर भी इनकी पूरी बागडोर कंप्लीट हो गई। जो 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी में आप देखेंगे कि कोर्ट, ये आपके सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, बंगाल के कोर्ट, यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। मतलब क्या किए गए, धीरे धीरे नियम बनाए गए और पूरे भारत को टारगेट करने पर काम शुरू किया गया। इस युद्ध के बाद हम आपका शोषण तब कर सकते हैं जब हम आपके बनाए गए नियम पर क्या करें, पूर्ण रूप से हस्तक्षेप कर दें। ठीक है, यानी हस्तक्षेप कर दें का मतलब है, आपका एक घर है और उस घर में अगर हमको पूरा अधिकार, उस घर में हमको कब्जा कर लेना है। कब्जा का मतलब आप भी रहें साथ में, हम भी रहें साथ में, लेकिन मेरे नियम के रूप में आप चलेंगे। आपके घर का इनकम जैसा चलता था वो चलता रहेगा, लेकिन उस खर्चे पर किसका काम कौन करेगा वो हम तय करेंगे। यही अंग्रेजों ने आपके साथ किया। शुरू से लेकर के 1600 में नहीं, सन 1600 से धीरे धीरे उनको समझने में टाइम लगा। अरे वो तो अंग्रेजों की बात आप ऐसे भी समझ लीजिए, आज भी गांव में अगर आप चले जाएं, थोड़ा सा व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा हो, थोड़ा सा उसके बाकी चीजों को बेहतर जानता हो, तो आज भी आप देखेंगे कि गांव में अगर वो व्यक्ति चला गया तो आपके सारे बनाए गए नियम पर वो कंट्रोल कर लेता है। और हम क्या करते हैं कि असहज महसूस कर जाते हैं कि अरे ये इसको पूरी जानकारी है, ये तो इस चीज को बेहतर जानता है, हाँ हाँ सही है, ये सारी चीजें हैं। ऐसे ही अंग्रेज क्या किए, आपके पूरे भारत पे धीरे धीरे निरंतर, अचानक से नहीं, धीरे धीरे निरंतर आपके धर्म को भी टारगेट किया कि अरे तुम्हारे धर्म में तो ये चीजें हैं, बहुत सी खराब है, इतने देवी देवता को मानते हो तुम लोग, ये तो बहुत खराब स्थिति है, तुम्हारे यहाँ यह नियम है। ऐसा नहीं कि सारे नियम को उन्होंने खराब किया, कुछ अच्छे भी काम किए। जैसे अगर सती प्रथा जैसी व्यवस्था को देखा जाए तो उस पर अंग्रेजों ने आवाज उठाया, बहुत अच्छा बात है। तो ये अंग्रेजों ने क्या किया, आपके धर्म के साथ भी खिलवाड़ किया। केवल हमारे ही धर्म के साथ नहीं, हमारे धर्म का मतलब पूरे राष्ट्र के अन्य जितने भी लोग हैं उन सभी के धर्मों के साथ खिलवाड़ किया। केवल धर्म ही के साथ नहीं, समाज के साथ खिलवाड़ किया, समाज के बनाए गए नियम कानून के साथ खिलवाड़ किया। और यह प्रक्रिया क्या हुई, निरंतर चलती रही। राजा क्या कर रहे थे, राजा या तो उनके साथ समझौता किए हुए थे, या राजा उनसे युद्ध में हार रहे थे, या फिर राजा उनकी डर से, उनकी कि अंग्रेज हम पर हावी ना हो जाएं, एक दूसरे राजा से संगठन बनाने के चक्कर में थे कि किसी तरह से संगठन बन जाता, हमारा एरिया बच जाता। और अंग्रेजों ने क्या किया कि गांव पर कंट्रोल करने के लिए मुखिया और पंचायत के जो ये लोग सरपंच लोग हैं, इनको अपने कब्जे में लाने का प्रयास किया। बाद में आप पढ़ेंगे इस चीज को, महलवाड़ी ये सब अस्थाई बंदोबस्त में कि क्या व्यवस्था हुआ था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि गांव को कंट्रोल करने के लिए जो मुखिया होते थे उन पर अपना पूर्ण रूप से कंट्रोल करने का पहला प्रयास किया। मतलब गांव को अगर हमको जानना है, गांव को हमको शोषित करना है, गांव के हर हस्तक्षेप में हमको रोल निभाना है, तो उस गांव के उस मजबूत आदमी को पकड़ना बहुत जरूरी है जो उस गांव की पूरी व्यवस्था को समझता हो। तो सबसे बेहतर है सरपंच जो है। तो सरपंचों के सामने उन्हें कई प्रस्ताव भी रखे, जो सरपंच उनके हित में काम करता था उसकी व्यवस्था बढ़ा दी जाती थी, उनकी गांव की बागडोर बढ़ा दी जाती थी, एक गांव से 2 गांव, 2 से 3 गांव। और जो नहीं मानता था, विरोध करता था,
उनसे उनको लड़ाई लेना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था, या उनकी नीति द्वारा बनाए गए रूल के हिसाब से शिकार हो जाना पड़ता था। एक्ट का मतलब है एक चीज और, थोड़ा समझिए इसको। एक्ट बार बार बोल रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सर इतना कंफ्यूज कर दीजिए कि हम समझ ही ना पाए कि हो क्या रहा है। एक्ट का सीधा सा मतलब है कि हम एक ऐसा नियम बना रहे हैं जिस नियम के तहत आप दूसरे व्यक्तियों के साथ जो भी काम करते हैं, पूर्ण रूप से आपको यह अनुभव हो कि राष्ट्र आपका है। जैसे फैमिली में क्या होता है, माता पिता होते हैं तो क्या करते हैं, आपके हित में भी काम करते हैं कि तुम्हें पढ़ना लिखना है तो तुम्हारे लिए यह योग्यता है तो तुम्हें यह पढ़ाई जाए या जो भी व्यवस्था कराई जाए। लेकिन आपको एक दायरे में भी रहना पड़ता है, यही दायरा हमें संविधान देता है। संविधान इतना बेहतर है कि अगर आप संविधान के नियम के अनुरूप चलें तो हर व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति इससे की जा सकती है, बशर्ते सही ढंग से इस पर काम हो तब। ऐसा नहीं कि सही ढंग से काम नहीं होता, संविधान ही तो है जो पूरे देश को इस समय चला रहा है। इस समय क्या 47 से जब से संविधान लागू हुआ 1950 के बाद से, देश तो आजाद हो गया 47 से ही, लेकिन साम्राज्य के जितने भी राजा थे, साम्राज्य वाले, वो राजा क्या कर रहे थे, इस चीज को समझने में बहुत समय लगा लिए। अचानक से नहीं, राजा की भी इसमें बात नहीं है, धीरे धीरे जो हमारी प्रजा चल रही थी, शिकार हो रही थी, और उस अपनी व्यवस्था में बहुत से लोग अपना जान भी गंवा बैठे। धीरे धीरे जो लंबी प्रक्रिया चली, इसी लंबी प्रक्रिया का नाम बाद में संविधान पड़ा। इसके बाद भी दूसरे देशों से बहुत सी चीजें ली गई हैं। आपको पता ही है कि ब्रिटेन से भी लिया गया, जापान से लिया गया कि वहां से कुछ अच्छी चीज है तो उसको भी ले लिया जाए, यहां से कुछ अच्छी चीज है उन्हें भी ले लिया जाए। जैसे ब्रिटेन से हो, जापान से हो, आयरलैंड से हो, ये जितने भी हैं, इन कंट्रियों से भी बहुत सी चीजें संविधान को मिली हैं। तो हम लोग अब 1773 से लेकर के 47 तक के जो एक्ट हैं, इसको अगले दिन इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है।